कि हर एक जिले के भाई आज जो यहाँ बैठे हैं और किन्हीं कारणों से कोई जिले के भाई नहीं पहुँच पाए हों, आप उनसे संपर्क कीजिए और अपने अपने जिले में जहाँ जहाँ रथ यात्रा जाएगी उसके लिए आपने क्या योजना बनाई है एक विवरण लिखित में प्रस्तुत कीजिएगा। इस शिविर का एक अंग वो भी है और हमारे आदरणीय भाई साहब इस पर हम सबको मार्गदर्शन करेंगे जिससे कि हम रथ यात्रा को बहुत ही बेहतरीन और व्यवस्थित बना सकते। ठीक भाइयों, अब हम आते हैं आज का जो विषय दिया गया है, स्वावलंबी युवा बनाएंगे संपन्न राष्ट्र। चूंकि यह शिविर है और शिविर में मंथन भी होना चाहिए, बल्कि मंथन ही होना चाहिए। सैद्धांतिक बात हम सब जानते हैं, हर एक के घर में जवान बेटे और बेटियां हैं और जब तक वो बेरोजगार रहते हैं बेटे बेटी से ज्यादा चिंता उसके माँ बाप को होती है ना। लड़का है तो रोजगार की चिंता और लड़की है तो शादी की चिंता। सिर्फ दो ही चिंता हर माँ बाप। जब संतान नहीं हुआ था बड़ी खुशी रहती है कि संतान हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब संतान जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे चिंताएं बढ़ती जाती है। तो स्वावलंबन की चिंता हम सब करते हैं, लेकिन इन स्वावलंबन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी चिंता यदि हम करना शुरू कर दें तो स्वावलंबन की समस्या समाप्त हो जाएगी। जहां तक मैं समझता हूं, हम व्यवहारिक बातें कुछ करते हुए चलेंगे। स्वावलंबी का मतलब क्या होता है, कोई भी बताएंगे? अपने पैर में खड़े होना, आत्मनिर्भर बनना। और संपन्न का मतलब पैसे से भरपूर, संपत्ति से भरपूर, उससे उसका जीवन सुधर जाएगा। संपन्नता का मतलब क्या है भाइयों बहनों? एक मतलब तो है कि आर्थिक रूप से वो संपन्न रहे, लेकिन यदि केवल आर्थिक रूप से संपन्न है और अन्य क्षेत्र में संपन्नता नहीं है तो ऐसे स्वावलंबन भी उसकी दिशा भटका सकती है और वह स्वावलंबन उससे गर्त में ले जा सकता है। संपन्नता का मतलब है आर्थिक संपन्नता के साथ उसमें आध्यात्मिक संपन्नता भी होनी चाहिए। इतनी सोच तो होनी चाहिए कि जो पैसा उन्हें श्रम से कमाया है उसको खर्च करने की उसमें बुद्धि हो कि खर्च कहाँ किया जाए और कितना किया जाए, कैसे किया जाए। परम पूज्य गुरुदेव जी लिखते हैं कि पैसा कमाने से ज्यादा दिमाग लगता है पैसे को खर्च करने में। यदि खर्च करने का तरीका नहीं आया तो आपके पास पैसा रह नहीं पाएगा, बल्कि वह पैसा आपको दुर्गति की ओर ले जा सकता है। तो स्वावलंबी का मतलब ये होता है कि आप आर्थिक रूप से भी स्वावलंबी बनिए, आध्यात्मिक रूप से भी स्वावलंबी बनिए और समाज के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है उसको ईमानदारी के साथ निभाइए। यदि ये विशेषता आप में शामिल हो गया तब जाकर के आप पूर्ण स्वावलंबी कह सकते हैं और ऐसे युवा ही देश को संपन्न बना सकते हैं। ऐसे युवा चाहिए। लेकिन ये स्वावलंबी बनने में बाधा क्या आती है? क्यों स्वावलंबन का क्रम आगे नहीं बढ़ पाता? क्या बाधा आती है भाई? व्यक्ति बेरोजगार ज्यादा क्यों रहता है? काम के अभाव में, काम नहीं इसलिए बेरोजगारी बढ़ी है जी, सोच की वजह से। श्रम करने में शर्म आती है इसलिए, मेहनत करने में शर्म आती है इसलिए। वो ये चाहता है कि मैं मुकेश अंबानी का बराबरी कर लूं, लेकिन वो इतिहास नहीं पढ़ता कि मुकेश अंबानी के पिताजी ने कहां से शुरुआत की थी। जो आज बड़े हुए हैं आर्थिक रूप से भी, उनकी जड़ कहां है और उन्हें कितनी मेहनत की है, कितनी लगन से किसी काम को किया है तब यहां तक पहुंचे हैं। हम उसकी शोध नहीं करते, हम 7वें मंजिल की कल्पना करते हैं कि आज हम कुछ काम करें वहां तक पहुंच जाएं।
ये सोच को बदलना होगा भाइयों बहनों। आप खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जिस खिलाड़ी का आप अनुकरण करेंगे तो उसके जैसा आपको आदत बनाना होगा, उसके जैसे आपको मेहनत करनी होगी, तब आप उस क्षेत्र में आगे आएंगे। तो स्वावलंबन के क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा तो हमारी संकोच, हमारी शर्म है। हम श्रम से जी चुराते हैं, मेहनत से जी चुराते हैं। आदमी यदि मेहनत करना लग जाए तो ऐसा कोई भी व्यक्ति भारत में नहीं रहेगा जो बेरोजगार रहेगा। अब बात आती है हमारे पास तो कोई संसाधन नहीं, हम स्वावलंबी कैसे बने। भाइयों, आप अखबार बेच करके भी अपने आप को स्वावलंबी बना सकते हैं। किसी की दुकान में रोजगार करके भी आप अपने आप को स्वावलंबी बना सकते हैं। अपने दिमाग को खुला रखिए, आगे बढ़ने की आप ख्वाहिश रखते रहिए, मगर श्रम को आप नियमित करते रहिए तो आपके भीतर की वह शक्ति प्रस्फुटित होगी, आपके भीतर की वह प्रतिभा जागृत होगी, जिससे सामने वाला प्रभावित होगा और आपकी कल्पना से ऊपर आपको मिलते हुए चले जाएगा। सोच को विकसित करना होगा। हमारे एक बेरोजगार भाई मैंने देखा है, इंजीनियरिंग किया हुआ था, विश्वविद्यालय में गया, शांति कुंज में भ्रमण किया, गौशाले में गया, उसको बड़ा गौशाले का कार्य बड़ा प्रभावित किया। हमारे कोरबा का भाई है, कोरबा वाले जानते हैं, नाम मैं भूल पा रहा हूँ अभी तुरंत के लिए। वहां से लौटने के बाद हमारे पास भी आया, बोले भाई साहब मैं गौ माता के संबंध में कुछ सेवा करना चाहता हूँ, मैं लोगों को शुद्ध दूध देना चाहता हूँ, देसी गाय का दूध देना चाहता हूँ और आगे चलकर मेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं गाय के संबंध में और बहुत कुछ करना चाहता हूँ। वो इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ लड़का वह काम शुरू किया। एक हमारा भाई युवा भाई धनेंद्र साहू धमतरी जिले का, जो धमतरी जिले से भाई आए हैं वो जानते हैं उनका नाम। वो देखा कि उसके गांव में खेत बंजर होते जा रहे हैं, लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, गांव से बाहर शहर में जाते हैं, 3000, 4000, 5000 रुपए महीने में कमाते हैं, गांव में आकर बोलते हैं कि मैं रायपुर में नौकरी करता हूं। अब वो क्या नौकरी करता है? मजदूरी करता है। गांव में उसकी 10 एकड़ खेत है मगर वहां नहीं जाएगा, रायपुर के फैक्ट्री में 5000 महीने में कमाने जाएगा और अपने आप को कहता है मैं नौकरी करता हूं। धनेंद्र साहू के मन में आया कि ऐसे नौकरी से बेहतर है कि मैं अपने घर पे कुछ करूं। उन्होंने जैविक कृषि का काम शुरू किया, अपने खेत में खुद उगाना शुरू किया। आज 22 साल का वह बालक आसपास के क्षेत्र में प्रशिक्षणकर्ता के रूप में स्थापित हो गया है धमतरी क्षेत्र में। उन्हें अपने लक्ष्य बना लिया उसको। ये होता है स्वावलंबी बनने का जुनून। भाइयों बहनों, स्वावलंबी बनने के लिए बाधक हमारी अपनी सोच है। इस सोच को जिस दिन हम छोड़ दें उस दिन हर एक युवा स्वावलंबी बन सकता है। अब मैं बात करूंगा व्यवहारिक विषयों को, थोड़ा और गहराई में जाए कि हम गायत्री परिवार के भाई बहन इस विषय में क्या कर सकते हैं। अच्छी बात है अपने प्रदेश के कुछ भाइयों ने इस पर कदम बढ़ाया और उन्होंने छोटे से काम से शुरुआत किया। चाहे हमारे दुर्ग क्षेत्र के हमारे भाई हों, प्रफुल्ल पटेल जी हों या हमारे गुप्ता जी हों, आमालोड में जिन्होंने बड़ा प्रकल्प शुरू किया है। ये शुरुआत किए थे कि धनिया मिर्ची को लेकर के गरीब मोहल्लों में वितरित करते हैं, वो कुटाई पिसाई करते हैं, पैकिंग होती है, मार्केट में बेचा जाता है, जो मुनाफा मिलता है उसको आपस में बांट लेते हैं, सबका योगदान रहता है। इस प्रकार से 40 प्रकार का उत्पादन वो आज करने में सक्षम हुए। छोटे से शुरुआत होकर के बड़े रूप में आज स्थापित हो गए। ये अपने आप एक उदाहरण है कि शुरुआत कहाँ से की जाती है। हमारे धमतरी क्षेत्र के चंपेश्वर साहू जी, आप इनका भी एक समूह है, मैंने गया वहां पे देखा है कि किस तरह से भाइयों ने मेहनत कर करके कितनी मुश्किल पैदा आई, फिर भी उन्होंने साहस पैदा किया। और आप लोगों ने भी जानकारी दी कि 30-35 प्रकार का उत्पादन वो भी शुरू कर दिए। और भी हमारे क्षेत्र बस्तर क्षेत्र में गया तो वहां भी भाइयों ने शुरुआत किया है। ये अच्छी पहल है, लेकिन ये पहल पर्याप्त नहीं है।
मंच पे कही गई बातों को यदि जमीन में नहीं उतारेंगे भाइयों, तो हम शिविर कितना भी कर लें इसका लाभ नहीं मिलने वाला। शिविर की बात प्रेरणा देने के लिए होती है, मार्गदर्शन के लिए होती है, स्मरण कराने के लिए होती है, और कार्यक्रम के पश्चात इस पर बैठ करके मंथन करके कुछ आगे बढ़ने की योजना बन जाए, तब शिविर की सार्थकता होती, इस विषय की सार्थकता होती है। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, मैंने कुछ बिंदु तय किए हैं अपने विचार से। यदि हम स्वावलंबन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम दुनिया की बात ना करें, हम अपने प्रदेश की बात तो कर सकते हैं। प्रदेश को एक परिवार मान करके, जिसमें जो क्षमता है, जिसमें जो बुद्धि है, यदि हम एक दूसरे की प्रतिभा को, एक दूसरे भाइयों को आगे बढ़ाने में सहयोग करें, तो छत्तीसगढ़ को स्वावलंबन के क्षेत्र में भी पूरे देश में पहचाना जाना लगेगा। अभी तो हमारे कुछ जिले हैं, चुने हुए जिले, जहां पर यह क्रम शुरू हो रहा है। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि स्वावलंबन का प्रकल्प हर जिले में शुरू हो जाए। बेरोजगारी तो हर जिले में है, आवश्यकता हर जिले में है। कहावत कहते हैं, भूखे पेट हो भजन गोपाल। मुझे आती नहीं कहावत, लेकिन जब आदमी भूख से तड़पेगा तो कोई काम भी नहीं करेगा, युग निर्माण का भी काम नहीं करेगा। लेकिन उसे स्वावलंबन के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे अपने पास ही हम स्वावलंबन कैसे प्रदान कर सकते हैं, इस विधा की प्रशिक्षण और उसको कच्चा माल की जानकारी दे दी जाए। हम समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों की संख्या आज जो बड़ी संख्या है वह सिमटती हुई चली जाएगी। इसके लिए क्या करना चाहिए? हमने कुछ कार्य योजना विचार की है, आप लोग विचार कीजिएगा। अभी ये अच्छा लगता है, इसे हम प्रांत स्तर पर लागू करना चाहेंगे। आदरणीय भाई साहब लोग मंच पर बैठे हुए हैं, इस पर मंथन करेंगे और जैसा उनका मार्गदर्शन मिलेगा हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि किसी विषय पर जब बात की जाए तो उसकी ठोस उपलब्धियां भी सामने आनी चाहिए। हमें पता है 2015 में हमारा चतुर्थ प्रांतीय व चेतना शिविर जब भिलाई में संपन्न हुआ था, श्रद्धेय डॉक्टर साहब इस विषय को काफी गंभीरता से लिए। आदरणीय दुबे भाई साहब इस विषय को काफी गंभीरता से लिए थे, इसलिए शिविर में प्रैक्टिकल स्वावलंबन की प्रशिक्षण भी दी गई थी। नागपुर महाराष्ट्र प्रांत का भुसावल में जब प्रांतीय व चेतना शिविर हुआ तो वहां भी इसका प्रैक्टिकल कराया गया था। हमारे छत्तीसगढ़ के भाइयों ने वहां जाकर के प्रशिक्षण दिया महाराष्ट्र भुसावल में स्वावलंबन का। लेकिन वहां से लौटने के पश्चात हमने भुसावल की जानकारी ली तो उस विधा पर आगे वहां भी नहीं बढ़ पाए, और हम छत्तीसगढ़ में जितना बढ़ना चाहिए स्वावलंबन के क्रम में उतना भी नहीं बढ़ पाए। हम चाहते हैं कि आज की इस मंथन शिविर में हम सब आप विचार करें, और जब कल समूह चर्चा होगा तो भी इस पर हम चर्चा करें और 3 दिन के मंथन में कुछ निष्कर्ष निकले। भाइयों बहनों, हमारी इच्छा है कि जिले स्तर पर स्वावलंबन प्रशिक्षण आयोजित होना चाहिए। कुछ बिंदु हमने बनाए हैं, आपको अच्छा लगेगा तो आप लिखिएगा, आपको अच्छा लगेगा विचार कीजिएगा। जिले स्तर पर स्वावलंबन प्रशिक्षण, लेकिन प्रशिक्षण उनका होना चाहिए जो सचमुच स्वावलंबन करना चाहते हैं। अभी हमारी स्थिति यह है कि कोई भी प्रशिक्षण में कोई भी आ जाता है, संख्या के हिसाब से आप 100 आ गए और सब प्रशिक्षण पूर्ण हुआ तो उसमें हम जब पूछेंगे कि भाई लोग इसमें से कितने लोग हैं जो कुछ विधा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो पता चला कि 5 लोग ही आ गया। तो 95 लोगों का आना निरर्थक, आयोजकों का 100 लोगों की व्यवस्था बनाना निरर्थक। इससे अच्छा है कि आप पहले चयन कर लीजिए जिले में कि स्वावलंबन के क्षेत्र में कौन कौन आगे आना चाहते हैं, जो सचमुच कुछ सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को ही आप प्रशिक्षण के लिए बुलाइए, जिससे कि संख्या भी कम रहेगी, कोई चिंता की बात नहीं, उनसे ज्यादा विस्तार से बात कर सकते हैं। तो जिले स्तर पर यह क्रम चलना चाहिए। दूसरा, प्रदेश के जिन स्थानों में स्वावलंबन के तहत उत्पादन हो रहा है
उसी जगह पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करना चाहिए। यदि ये व्यवस्था बन गई भाइयों, तो सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण एक साथ हो जाएगा और बगैर व्यवहारिक प्रशिक्षण के स्वावलंबन पूर्ण नहीं होगा। थोड़ा बहुत सामान हम लेके जाएंगे, आपको प्रशिक्षित करेंगे, उससे भी आपको एक दिशा तो मिलेगी, लेकिन यदि अच्छा हो जाएगा कि जहां पर भाई लोग उत्पादन कर रहे हैं, यदि ऐसे कुछ केंद्र बन जाए सबके सहयोग से, आर्थिक भार को सब मिलकर वहन करें, जो सीखने जाए वो भी वहन करें, जो व्यवस्था बना रहे वो भी थोड़ा वहन कर लें, लेकिन वहां आपको व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा, कैसे कोई चीज बनाई जाती है, कैसे कोई चीज तैयार की जाती है, मार्केटिंग कैसे की जाती है, ये सारी विधा आप सीख करके आएंगे तो आप अपने क्षेत्र में भी लागू कर सकते हैं। एक ऐसा प्रस्ताव। उसके पश्चात परिजनों द्वारा उत्पादित सामग्री को प्रदेश के शक्तिपीठों, प्रज्ञापीठों में बिक्री हेतु उपलब्ध कराना। भाइयों, हम सबसे बड़ी समस्या मार्केट की कहते हैं, बाजार नहीं है। तो हमको तो ये कहना पड़ेगा कि गायत्री परिवार की संख्या भी उतनी नहीं हुई है कि जितने भाई लोग उत्पादन करते उसको बिक्री हो सके। एक तरफ कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में करोड़ों की संख्या गायत्री परिवार की, लाखों की संख्या, लाखों की संख्या में हम मानते हैं अपने आप को कि 2-4 भाई भी उत्पादन करते हैं, उनका सामान बिक्री क्यों नहीं हो रहा है। हमारा निवेदन है, बड़े भाई लोग मंच पे बैठे हैं, हम शांति कुंज से भी निवेदन करना चाहेंगे कि आप शांति कुंज से ऐसा व्यवस्था बनाइए, ऐसा निर्देश, ऐसा मार्गदर्शन कि जो भी हमारे जिले में उत्पादन कर रहे हैं हमारे भाई, उसको एक बिक्री केंद्र के रूप में प्रज्ञापीठ शक्तिपीठ को निर्देशित करें, उनको सुझाव दें, जो भी भाषा का उपयोग करें, लेकिन हम चाहते हैं उनको एक जगह मिले। दैनिक चीजों की इतनी वस्तुएं भाइयों बहनों हम खरीदते हैं लाखों रुपए का, यदि ये सामान हम उन भाइयों से खरीदेंगे तो आप देखिए हजारों हमारे बेरोजगार हुआ भाइयों बहनों को रोजगार मिल जाएगा।